नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। पहले ब्रह्मोस और अब पाकिस्तान पर जलाक्रोश। पाकिस्तान में क्या सूखा पड़ने वाला है? पाकिस्तान में पानी खत्म होने की ओर है। नदियों का जलस्तर गिरने लगा है। नदियों के बीचों बीच रेत के टीले बनने लगे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया। वाटर स्ट्राइक को महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब पाकिस्तान की नदियों में भारत की मार का प्रहार साफ साफ नजर आने लगा है। पाकिस्तान से आई तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पानी के लिए खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गया है देश का दुश्मन नंबर 1। फूट गया है वाटर बम, अब निकलेगा दुश्मन का दम। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है, दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और आइए अब शुरू करते हैं आज का जनहित। और आज का ये शो खास इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस मकसद से पाकिस्तान का पानी रोका था, उस मकसद में अब हमें कामयाबी मिलने लगी है। पाकिस्तान में नदियों का पानी घटने लगा है, जगह जगह पानी सूखने लगा है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खून बहाया, उसके अगले दिन ही भारत ने 1960 से चला रहा समझौता स्थगित कर दिया। यह पहला मौका रहा जब भारत ने इस तरह के किसी समझौते को रोका हो। समझौता यह था कि भारत से बहने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। साल 1960 में इसके लिए बाकायदा एक समझौता हुआ था जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। इसके बारे में और डिटेल से जानकारी हम आगे रखेंगे। अभी पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में जो हो रहा है और जो हुआ है उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चिनाब में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। चिनाब पर बने पाकिस्तान के पहले डैम हेड मारला से पानी का प्रवाह शून्य के लेवल पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। कई शहरों में पीने के पानी की किल्लत होने लगी है। लोग परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने प्यासा मरने की नौबत आने वाली है और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों को अपने लोगों की चिंता नहीं है। अपने आवाम के बारे में ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। वहीं पाकिस्तान का पूरा विपक्ष और तमाम एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने भूखे मरने की नौबत आने वाली है। बावजूद इसके उनकी बात सुनने, आतंकवादियों पर नकेल कसने की जगह ये दोनों आतंकवादियों के आका भारत को आंखें दिखा रहे हैं। भारत को पानी के लिए धमकी दी जा रही है। पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पानी के मुद्दे पर क्या कहा है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. ये महत्वपूर्ण बयान सुना आपने। शहबाज शरीफ की इस धमकी को उनकी तिलमिलाहट के तौर पर आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरह से आसिम मुनीर भी तिलमिलाया हुआ है। सैनिकों के एक कार्यक्रम में आसिम मुनीर ने पानी के मुद्दे पर पहली बार बोला और धमकी भरे अंदाज में अपनी जुबान खोली है। आसिम मुनीर का यह वीडियो उसी कार्यक्रम का है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें मुनीर की आवाज गायब कर दी गई है। मुनीर की आवाज को म्यूट करके ही वीडियो रिलीज किया गया। पाकिस्तानी सेना की ओर से जो बताया गया है उसके मुताबिक इस कार्यक्रम में मुनीर की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मूल अधिकार से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। असल में शहबाज और मुनीर के ढोल की पोल खुल चुकी है। भारत से मात खाने के बाद उसने अपनी फर्जी जीत का खूब ढिंढोरा पीटा, लेकिन अब शहबाज और मुनीर ये दोनों ही एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान की जनता को मालूम चल चुका है कि भारत ने उनका क्या हश्र किया है। पहले 6-7 मई की रात 9 आतंकी कैंपों को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया।
इसके बाद 9 मई की रात पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डों को भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें दागकर तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। पाकिस्तान को हुए नुकसान के सारे सबूत दे दिए गए। अब मुनीर और शहबाज कवर अप करने में लगे हुए हैं और उसी कड़ी में पानी का मुद्दा उछाला जा रहा है। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि 6 मई को ही एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। भारत के हक का पानी भारत में ही बहेगा। दशकों तक हमारी नदियों के पानी को तनाव का, झगड़े का विषय बनाकर रखा गया। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था। अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के कुछ घंटे पहले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सबसे महत्वपूर्ण बयान है। साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंक पर लगाम नहीं लगाता, हाफिज और मसूद जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को हमारे हवाले नहीं करता, तब तक उसे पानी के लिए यूं ही तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। पाकिस्तान के आवाम को भी यह समझना होगा कि खून और पानी साथ बहने का नतीजा क्या हो सकता है। आज एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद से बात करते हुए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कह दिया कि पाकिस्तान को अब तो पानी मिलने से रहा। सर, जल्दी से सिंधु जल समझौता के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए, 1960 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अभी अबेयंस में डाला, एक तरीके से ये रुक गया है। किसानों के लिए ये आप क्या असर देखते हैं इसका किसानों पर? ऐसा अन्यायपूर्ण समझौता मैंने कभी नहीं देखा। हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चिनाव हमारे देश से होकर निकल के जाती है और 80% पानी आपने पाकिस्तान को दे दिया। और केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 83 करोड़ रुपए भी दे दिए कि आप बनाओ, आप क्या नहरें हो, ले जाओ पानी। ये कैसा समझौता है? सर, पाकिस्तान कह रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान कह रहा है, भारत से गुहार लगा रहा है कि इस संधि को जो आपने रोका है इस पर पुनर्विचार कीजिए। क्या लगता है आपको? तुम खून बहाओ और हम पानी दें। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इस पे रिकंसिडरेशन होगा क्या? हमारा पानी हमारे किसानों के काम आए, ये स्टैंड है। देश के कृषि मंत्री का सबसे महत्वपूर्ण ये बयान है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने दो टूक पाकिस्तान को संदेश दे दिया। भारत का रुख साफ है। पाकिस्तान और पानी को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर है और इसका असर पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी गवाही पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। पाकिस्तान के अलग अलग 2 अखबारों में 2 तस्वीरें छपी हैं। एक तस्वीर पाकिस्तान के शेरगढ़ की है जबकि दूसरी पाकिस्तान के मुल्तान की। दोनों ही तस्वीरों में पानी के घटते लेवल के बारे में जानकारी दी गई है। नदी के बीच में बनते बालू के टीलों को दिखाया गया है। ये दोनों ही तस्वीरें चिनाब नदी की हैं। भारत ने जो पानी रोका है वो चिनाब नदी पर बने डैम से ही रोका गया है और उसका असर पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने आपको जनहित में ही चिनाब घाटी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई थीं और बताया था कि ये तस्वीरें मराला की हैं। उसी मराला से आज खबर आई है और खबर यह है कि भारत के पानी रोके जाने का बुरा असर पाकिस्तान के इस मराला डैम पर पड़ा है। हेड मराला ही वो पहला डैम है जो पाकिस्तान में चिनाब पर बना हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली चिनाब नदी के प्रवाह में भारी गिरावट आ रही है। ताज़ा तस्वीरें पाकिस्तान के अखबार ने आज छापी हैं। मराला की ये तस्वीरें जहां पर नदी सिकुड़कर छोटी दिखाई दे रही है। हेड मराला के अधिकारियों के हवाले से अखबार ने रिपोर्ट छापी है। उसमें बताया गया है कि पानी का बहाव यहां 0 के लेवल पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के इस डैम से बाहर अब पानी नहीं निकल रहा है। आज सुबह हेड मराला से केवल 7,200 क्यूसेक पानी ही पाकिस्तान में प्रवेश कर रहा था, जबकि एक दिन पहले यानी कि कल 44,800 क्यूसेक दर्ज किया गया। परसों यही प्रवाह 98,200 क्यूसेक था। पाकिस्तान की वाटर अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि पानी की कमी और भी बदतर हो सकती है, जिससे कृषि और बिजली उत्पादन को खतरा पैदा होगा। भारत में बहने वाली 5 नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं।
इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज शामिल हैं। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान में पानी को लेकर समझौता हुआ था। सिंधु समझौते के मुताबिक ब्यास, रावी, सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल करता है, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। इन सभी नदियों का 20% पानी ही भारत को मिलता है। 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। भारत और पाकिस्तान में जो समझौता हुआ था उसमें सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां शामिल थीं। इनमें सबसे लंबी नदी सिंधु है, जो तिब्बत से निकलती है, लद्दाख और पीओके होते हुए पाकिस्तान में बहती है। इसके अलावा जो 5 नदियां हैं उनमें सबसे पहले ब्यास जाकर पंजाब में सतलुज से मिलती हैं, फिर झेलम जाकर चिनाब में समा जाती हैं, इसके बाद रावी भी चिनाब में मिल जाती है, अंत में सतलुज भी जाकर पाकिस्तान में चिनाब का हिस्सा बन जाती है। इस तरह से ये 5 नदियां पाकिस्तान में चिनाब का हिस्सा हो जाती हैं और अंत में चिनाब भी जाकर मिथनकोट में सिंधु में समा जाती है। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान की बौखलाहट अगर देखनी है तो आप इस तरह से देखें, जहां सेना से लेकर सियासत और आतंकवादी तक एक ही भाषा बोल रहे हैं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हुक्मरान हो, आर्मी से जुड़े हुए लोग हों, आतंकवादी हों, तीनों की भाषा बिल्कुल एक जैसी। लेकिन भारत ने भी पूरी तरह से साफ कर दिया है। पूरी दुनिया में जाकर भारत के प्रतिनिधि लगातार ये बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का पानी क्यों रोका है। खून और पानी साथ नहीं बहने देने की रणनीति पर हिंदुस्तान बढ़ चला है और जब तक पाकिस्तान बाज नहीं आता उसके साथ यही सुलूक होता रहेगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, अब पसीना छूट रहा है। The Indus Waters Treaty will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. Operations are suspended until such time as we get satisfactory indication from Pakistan that they are prepared to conduct themselves in that spirit of goodwill that is provided for in the preamble of the treaty. वैसे पानी के लिए हाहाकार 2 दिन से कराची में भी मचा हुआ है। सिंध प्रदेश के सबसे बड़े शहर में पानी की कमी की पोल पाकिस्तानी हीरोइन ने खोली है। हिना ख्वाजा नाम की पाकिस्तानी अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हुक्मरानों की पोल खोली। हुआ ये कि कराची एयरपोर्ट के बाथरूम में पानी नहीं होने से इनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सरकार को खूब जमकर खरी खोटी सुनाई। यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम है। हिना ख्वाजा पाकिस्तान की अभिनेत्री को आपने सुन लिया। पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है, खुद उनके ही लोग उसकी पूरी तरह से पोल खोल रहे हैं। वही पाकिस्तान चाहता है कि भारत पानी के मुद्दे पर उससे बात करे, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। पहले आतंकवादियों पर कार्रवाई करो,
हिंदुस्तान के दुश्मनों को हिंदुस्तान के हवाले करो। भारत ने यह साफ किया है कि पाकिस्तान से बात अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी, किसी और मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान का संकट पाकिस्तान में गहराता है तो फिर पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा तरीका अब उसके पास बचा नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 10 मई को भले ही युद्ध विराम हुआ हो, लेकिन सीज फायर, आपको बताते चले कि युद्ध विराम एक तरफ जरूर किया गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। दुश्मन की काराना हरकतों का किसी भी वक्त मुंहतोड़ जवाब देना पड़ सकता है, किसी भी वक्त युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। लिहाजा देश का तैयार रहना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में आज ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया। ऑपरेशन शील्ड यानी कि मॉक ड्रिल का यह दूसरा पार्ट है। ऑपरेशन शील्ड की तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल हुई। ये वो राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। मॉक ड्रिल के तहत इन राज्यों में ब्लैकआउट किया गया। सीमावर्ती राज्यों के साथ साथ हरियाणा में भी मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल का लक्ष्य युद्ध जैसे हालात में सिविल डिफेंस खड़ा करना है, ताकि युद्ध से निपटा जा सके। इसके तहत नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई। सुरक्षित जगहों तक कैसे पहुंचे ये सिखाया और बताया गया। ऑपरेशन शील्ड से भारत तैयारी में जुटा है, तो दूसरी ओर सीमा पार पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। मॉक ड्रिल सुनते ही पाकिस्तान के जेहन में 24 दिन पुराना खौफ जिंदा हो चुका है। पिछली बार जब मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था तो 100 से ज्यादा दहशतगर्दों के जहन्नुम का टिकट कट गया था। अब ऑपरेशन शील्ड ने दहशतगर्दों का रक्तचाप बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। जब जब भारत में सायरन बजता है, जब जब भारत में ब्लैकआउट होता है, तब तब दहशत सीमा पार मच जाती है। गवाही के तौर पर 6-7 मई की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब पूरे देश में मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल की ये टाइमिंग सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। 7 मई को मॉक ड्रिल की तारीख तय थी। 6 मई को पूरा देश मॉक ड्रिल के लिए तैयारी में जुटा था। लेकिन 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भी ठिकाना था। मसूद के परिवार के 10 रिश्तेदार भी मारे गए। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में एक बार फिर खतरे की घंटी बजी हुई है, क्योंकि इस बार भारत ने मॉक ड्रिल का दूसरा चरण लॉन्च किया है, जिसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। आज की रात ऑपरेशन शील्ड पाकिस्तान को सोने नहीं देगा। वैसे भी नींद तो पाकिस्तान की कई दिनों से गायब ही है। पाकिस्तानी अवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया, लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीफ सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के बयान ध्यान से सुने जा रहे हैं, उसके मायने निकाले जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। भारत कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, जिसका सीधा अर्थ है पाकिस्तानी दहशतगर्द डेंजर जोन में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर
अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की यादें फिर से ताजा कर दी हैं। पाकिस्तान के इस खौफ का मजबूत आधार है। आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के गुनाहों का हिसाब बाकी है। दोनों को फिलहाल पाकिस्तानी सेना ने बंकर में छिपाया हुआ है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर की है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के लिए शोक सभा रखी थी। आतंकियों के इस जमघट से हाफिज सईद और मसूद अजहर गायब थे। बताया जा रहा है दोनों दहशत में हैं। डर है कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 काल बनकर प्रकट न हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी स्ट्राइक अभी भले ही थमी है, लेकिन उसके खिलाफ हमारी कूटनीतिक स्ट्राइक जारी है। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त पाकिस्तान की पोल खोलने के अभियान पर है। 33 देशों के दौरे पर निकले हमारे 59 सदस्यों वाले 60 डेलीगेशन में वैसे सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद हैं, जो बेहद दमदार तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के साथ ही साथ दहशतगर्दी को पालने वाले पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन इस मुहिम में सत्तापक्ष से ज्यादा सुर्खियां विपक्ष के नेता बटोर रहे हैं। We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier. हमने उसके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। We are not greedy for Pakistan. We are not greedy for their territory. We are not greedy to destroy them. We only want to preserve ourselves. The government has changed. The president of the country has changed. But one thing will remain constant is the conflict with Pakistan. They will not change. भारत के इसी मिशन में शशि थरूर की अगुवाई वाली टीम ने भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पाकिस्तान पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत दर्ज की है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6-7 मई को पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद कोलंबिया ने आनन फानन में पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी कर दिया। लेकिन कोलंबिया के दौरे पर पहुंची शशि थरूर और उनकी टीम ने जब आतंकवाद को लेकर कोलंबिया के रुख पर निराशा जाहिर की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष साफ किया, तो कोलंबिया ने अपना बयान वापस लेते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को समर्थन देने का बयान जारी किया है। Some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. And there again, very good discussion, strong support expressed after those meetings. वहीं जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाली टीम इंडोनेशिया में थी। इस टीम में कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं, जिन्होंने सीज फायर पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद रखने की उन्हें नसीहत दी है। सलमान खुर्शीद ने साफ किया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान ने भारत के सामने गुहार लगाई थी। It's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? It is more than clear to everybody that the call came from the DGMO of Pakistan, and it came to the DGMO of India, and we stopped. We stopped when they said let's stop. पाकिस्तान की पोल खोलने के अभियान में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की कप्तानी वाली एक टीम इस वक्त डेनमार्क में है। इस डेलीगेशन में शामिल शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वहां पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी ओर से होने वाले हर आतंकी हरकत का भारत 10 गुना ताकत से जवाब देगा। Operation Sindoor isn't just the combat that we saw, where we go hit terror camps. It is an ongoing mission. One of that is us. Diplomacy, trade, economically, militarily, through our armed forces. You attack us, we attack you back. उम्मीद है कि भारत की ये तमाम आवाज पाकिस्तान ने गौर से सुन ली होगी और उसे अंदाजा भी हो गया होगा
कि अब सरहद पार से भारत में होने वाली कोई भी दहशतगर्दी उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर। कहावत है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। फिलहाल ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 100% फिट बैठती है। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हुए 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप सीज फायर का ताज 10वीं बार अपने सिर पर सजा चुके हैं। क्रेडिट लेने की ट्रंप की भूख न जाने कब खत्म होगी। शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ताजा बयान से कर लेते हैं। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई बात नहीं कही है। बीते 21 दिनों से वो यही दोहरा रहे हैं, लेकिन ट्रंप के बयान को कांग्रेस ने हथियार बनाया और निशाने पर सीधे मोदी सरकार को ले लिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट डाली है। लिखा है, ट्रंप ने 10वीं बार कहा। तस्वीर में 10 लाल टोपियां दिखाई गई हैं जो ट्रंप की पारंपरिक टोपी है। इस टोपी पर लिखा है, मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। सोशल मीडिया से लेकर कैमरे पर कांग्रेस ट्रंप के इन दावों को मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हुए घूम रहे हैं, एक बार मुंह नहीं खोला डोनाल्ड ट्रंप के विषय में। क्या आपने व्यापार रुकने के डर से सिंदूर का सौदा किया? क्या व्यापार अब देश से बड़ा हो गया है? इस सीज फायर एग्रीमेंट की, युद्ध विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? प्रधानमंत्री जी सामने आइए और देश को जवाब दीजिए। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के गुहार पर भारत ने सीज फायर का फैसला लिया। भारत ने तीसरे देश की भूमिका से साफ इनकार किया था, लेकिन ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीज फायर का क्रेडिट लिया, फिर कैमरे पर आकर अपनी पीठ थपथपा ली। विदेशी दौरों पर सीज फायर का श्रेय लेकर खुद को शांति दूत बताने की कोशिश की। क्रेडिट लेने की ट्रंप की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब ट्रंप के ये दावे कितने हवाबाजी हैं, इन दावों में कितना विरोधाभास है, इसे ट्रंप के ताजा बयान से ही आप समझ सकते हैं। We talk trade, and we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood and they agreed, and that all stopped. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन लोगों के साथ व्यापार हम नहीं कर सकते जो युद्ध में उलझे हुए हैं, लेकिन ट्रंप का यह बयान कितना बड़ा सफेद झूठ है उसे इन आंकड़ों से समझिए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। पूरी दुनिया में 43% हथियार अकेले अमेरिका बेचता है। खुद डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर की डिफेंस डील कर चुके हैं। यानी हथियारों को बेचकर मालामाल होने वाले देश का राष्ट्रपति अब शांति की बातें कर रहा है। वैसे ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ही रूस, यूक्रेन और इजराइल युद्ध को रोकने की बात कर चुके हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,000 से ज्यादा झूठ बोले थे। लगता है इस बार ट्रंप अपने पुराने रिकॉर्ड को साल भर के अंदर ही तोड़ देंगे। हालांकि ट्रंप के सीज फायर के दावों पर भारत में सियासी बवाल जरूर मचा हुआ है। अब बात हमेशा सुर्खियों में रहने वाले दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलॉन मस्क की। कहते हैं नाम बनाने में बहुत लंबा वक्त लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन एक गलत हरकत बरसों में बनाई साख पर मिनटों में सवाल खड़े कर देती है। ऐसा ही कुछ अमेरिका के जाने माने उद्योगपति एलॉन मस्क के साथ हुआ है। तकनीकी के दम पर सड़क से लेकर अंतरिक्ष तक क्रांतिकारी बदलाव लाकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले एलॉन मस्क एक नए विवाद में फंस गए हैं। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम छोड़कर सबको हैरान करने वाले मस्क पर अब एक बड़ा आरोप लगा है। अमेरिका के एक नामी अखबार ने दावा किया है कि 53 साल के उद्योगपति एलन मस्क नशा करते हैं। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में काम करते हुए भी मस्क नशीली दवाएं ले रहे थे। लगातार नशीली दवा के इस्तेमाल का असर एलॉन मस्क के शरीर पर भी पड़ने लगा था। एलॉन मस्क के बेहद करीबी लोगों से भी बातचीत के आधार पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क हर रोज अपने साथ 20 गोलियों का एक बॉक्स लेकर चलते हैं।
उस डिब्बे में केटामाइन, एक्टसी, साइकेडेलिक मशहूर जैसी दवाइयां हैं। मस्क केटामाइन लेते हैं और कभी कभी उसे बाकी दवाओं के साथ मिला लेते हैं। ये तब की बात है जब मस्क अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के प्रचार में बेहद सक्रिय थे। एलन मस्क के अखबार के सभी आरोपों को हालांकि खारिज कर दिया, ड्रग्स इस्तेमाल की बात को बेबुनियाद करार दिया। एक अमेरिकी पत्रकार ने जब एलन मस्क से नशीली दवा लेने के दावों पर सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। I think the judge just ruled against New York Times for their lies about the Russiagate hoax, and that they might have to give back that Pulitzer Prize. That New York Times, let's move on. लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी जो न्यूयॉर्क टाइम्स के एलन मस्क के नशे के आदी होने वाले दावों को मजबूत करती हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ट्रंप प्रशासन से बाहर आने के बाद एलन मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए ओवल हाउस पहुंचे थे। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी कुर्सी पर विराजमान थे और मस्क उनके बगल में खड़े थे। इस दौरान एलन मस्क की दाईं आंख के किनारे चोट साफ साफ नजर आ रहा है। ड्रग्स लेने के आरोपों के बाद पत्रकारों ने एलन मस्क से उनकी आंख पर लगी इस चोट के बारे में पूछा तो मस्क ने झूठ बोलते हुए जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने झूठ बोला कि उनके 5 साल के बेटे एक्स ने उनके चेहरे पर मुक्का मार दिया। और इतना ही नहीं, एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर अजीब हरकतें भी कर रहे थे। चेहरे की हरकत और हाव भाव से मस्क की बेचैनी साफ साफ नजर आ रही थी। एलन मस्क भले ही नशे के इस्तेमाल वाले आरोपों को ज्यादा तवज्जो नहीं देने की कोशिश में है, लेकिन अखबार की रिपोर्ट में मस्क की नशे की आदतों को लेकर दावा किया गया है कि मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स में नशे को लेकर बेहद सख्त नियम होने के बावजूद उन्हें पहले से ही खबर मिल जाती थी कि स्पेस एक्स में कब औचक ड्रग टेस्टिंग होने वाली है। ये बात सामने आने के बाद सरकारी ड्रग टेस्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ड्रग टेस्टिंग के दौरान मस्क का भी टेस्ट हुआ था या फिर नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय तमाम खबरों की हमने चर्चा कर ली है और अब देश की राजनीति में लौट आते हैं। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। आज एबीपी न्यूज से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने नए अध्यक्ष को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। ऐसा है कि आपकी जर्नी भी काफ़ी लंबी रही है। 1972 में आपने शुरू किया, आपके आंदोलनकारी चीज़ें तो 1972 से शुरू हो गई थी। 75 में इमरजेंसी में आप जेल भी गए सर। उसके बाद आप एबीवीपी ज्वाइन किए। एबीवीपी के हर पद पे लगभग आपने काम किया। प्रदेश अध्यक्ष रहे, 4 बार के 4 टर्म के सीएम रहे और अब केंद्रीय मंत्री हैं। तो शिवराज जी, आगे का क्या प्लान है? पार्टी के अध्यक्ष बनने का प्लान है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने का प्लान है क्या? मैं बहुत समर्पित कार्यकर्ता हूं और हमें ये सिखाया गया कि अपने बारे में विचार नहीं, पहले देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद हम। आज अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी तरफ पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जो काम दिया है किसान कल्याण का, कृषि का और ग्रामीण विकास का। अब मेरे रोम रोम में किसान रमे हैं, हर सांस में खेती बसी है। मैं खेती जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन और रात मेरी चिंता यही रहती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम मुझे सौंपा है उसको और अच्छे तरीके से कैसे करूँ, उसको और बेहतर तरीके से कैसे करूँ। अब एक तरफ किसान की आमदनी बढ़ानी है, लागत घटानी है, ठीक मूल्य मिल जाए इसकी चिंता करना है, कृषि का विविधीकरण करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित रखना है ताकि धरती ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि उन पीढ़ियों के लिए खाद्यान्न पैदा ना कर सके। तो दिन और रात में एक ही चीज़ देखता हूं, एक ही चीज़ कि हम किसानों के कल्याण के लिए, और फिर दूसरा काम ग्रामीण विकास का। कृषि और ग्रामीण विकास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। गाँव में कनेक्टिविटी, गाँव में शुद्ध पीने का पानी, गाँव में गरीबी दूर करना। अपनी दीदी, लखपति दीदी कैसे बने सारी बहनें, उनकी आंखों में आंसू ना हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वो हाथ ना फैलाएं, वो खुद लखपति बने और अब तो महालखपति मिलेनियम दीदी की बात हम सोच रहे हैं। तो दिन और रात मेरे दिमाग में यही चीज़ चलती है कि इसके लिए मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो दिन रात में उसी काम में लगा रहता हूँ। बाकी सोचना मेरा काम ही नहीं है। मैं यहाँ रम गया हूँ और इस काम में दिन और रात भिड़ा हूँ। इसके अलावा न मैं दाएँ देखता ना मैं बाएँ देखता।
मैंने जो इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा था वो बस इतना ही है सर कि 1 साल हो गए हैं और 1 साल में चयन नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का। और जितनी बातें चलती हैं ना मीडिया में और बाहर इधर उधर आपकी पार्टी अंदर बाहर, उसमें कहते हैं कि रेस में शिवराज जी सबसे आगे, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मैं कभी किसी इस तरह की सोच में रहा ही नहीं। हम लोग ऐसे कार्यकर्ता है जिनके लिए ज़िंदगी है एक मिशन। भारतीय जनता पार्टी माध्यम है अपने देश की सेवा करने का और जनता की सेवा करने का। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी का विजन देश के लिए वरदान है और उस विजन के अनुरूप काम करना अपने मानव जीवन की सार्थकता मैं मानता हूँ। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, तो पूजा मान के इस काम में लगा हूँ मैं, और कुछ सोचने का सवाल ही पैदा नहीं हो। और अब आज का जनहित मंत्र। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए गए रिश्ते बाजार तक ही चलते हैं, लेकिन दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।